आज हम लोग हाइलो एल्केन में CX आबंध की प्रकृति, नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हाइलो एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हाइलो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है RX, जहाँ पर R कोई एल्किल समूह है और X कोई हाइलोजन है। जैसे CH3 मान लीजिए Cl है, तो CH3Cl की संरचना अगर हम देखें तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, क्लोरीन के बीच, यहाँ क्लोरीन दिखाया गया है, तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में बंध की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है बॉन्ड का। तो जैसे यहाँ पर Cl लिखा गया है, उसी की जगह समान रूप से हम X का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस हाइड्रोजन को हम X से प्रदर्शित करते हैं। हाइड्रोजन की जगह हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लिख सकते हैं। तो समान रूप से हम यहाँ पर जो Cl लिखे हैं वहाँ पर हम X लिख सकते हैं। X का मतलब कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पर हो सकता है। ठीक है। अब वही हम लोग को पढ़ना है कि इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच जो आबंध है, जो सहसंयोजक बंध है, कोवैलेंट बॉन्ड है, उसका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोजन होते हैं, जानते पूरे आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हमें ज्ञात हैं, तो जो हाइड्रोजन परिवार के तत्व हैं, मतलब 17वें वर्ग के जो तत्व हैं, उनकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। और कहते हैं कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता, अभी तक 118 तत्व जो ज्ञात हुए हैं उनमें फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी विद्युत ऋणात्मकता हम कह सकते हैं कार्बन से अधिक है। ठीक है। अब कार्बन से अगर विद्युत ऋणात्मकता अधिक है हाइड्रोजन का, या हाइड्रोजन का मतलब X का, तो क्या होता है कि ये जो साझे का जो यहाँ पर जो सहसंयोजक बंध या कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है कैसे बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का इसमें लगा हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का लगा हुआ है, और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके ये दोनों जो है, एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके ये सहसंयोजक बंध बनाए हैं। तो वास्तव में होना क्या चाहिए कि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन हुए साझे के इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में रहना चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन की चूंकि विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक है ना, तो इसलिए क्या करता है हाइड्रोजन, ये साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब विद्युत ऋणात्मकता हम लोग जानते हैं कि किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसे विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो यह जो क्षमता है, यह जो पावर है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो पावर है, क्षमता है, वह हाइड्रोजनों में कार्बन की अपेक्षा अधिक होता है। इसलिए साझे के इलेक्ट्रॉनों को हाइड्रोजन अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो ये साझे के इलेक्ट्रॉन बीच में न रह करके वो कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की ओर जो है शिफ्ट हो जाता है। मन एकदम ले करके अलग नहीं होता, केवल अपनी ओर खींच लेता है उसको। तो ऐसा होने पर क्या होता है कि हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और कार्बन पर आंशिक रूप से धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। मतलब कि ये जो सहसंयोजक बंध था कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, वह ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है, वो पोलर नेचर का हो जाता है। मतलब कार्बन पर आंशिक रूप से धन आवेश और हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हाइलो एल्केन है, उस हाइलो एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो आबंध है उसकी प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय होती है, मतलब पोलर होता है। और इसलिए क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक बंध उनके बीच में होता है। ठीक है। तो ये तो हाइलो एल्केन में CX आबंध की प्रकृति के बारे में हम लोग पढ़े। अगला इसमें हम लोग टॉपिक देखेंगे कि जो हाइलो एल्केन है इनका गुण क्या है। तो अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइलो एल्केन्स। अब हाइलो एल्केन्स के गुण क्या हैं? तो एक तो समान, पहले हम लोग एक भौतिक गुण देखेंगे कि जो कम
अणुभार वाले जो हाइड्रोजन है, जैसे कम अणुभार वाला हाइड्रोजन कौन होगा, जैसे आपका CH3Cl, C2H5Br ना, ये जो कम अणुभार वाले हाइलो एल्केन होते हैं वह गैसीय प्रकृति के होते हैं, जबकि जो उच्च अणुभार वाले जो हाइलो एल्केन होते हैं वो या तो द्रव होते हैं या तो ठोस होते हैं। मतलब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हाइलो एल्केन के अणुभार में वृद्धि होती है उनकी प्रकृति जो है गैसीय से द्रवीय होने लगती है और द्रवीय से फिर जो है वो ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगती है। और दूसरा है कि जो हाइलो एल्केन होते हैं ये जल में अविलेय होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, जल में अविलेय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जल में अविलेय क्यों होते हैं? क्योंकि ये जल के साथ जब इनको जल में मिलाया जाता है तो जल के साथ जो है हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं, और हाइड्रोजन जिन पदार्थ कोई भी पदार्थ को अगर हम जल में घोलते हैं तो उस पदार्थ और जल के बीच में जो है हाइड्रोजन बंध बनता है, जिसके कारण जो वो पदार्थ जो है जल में घुल जाता है। लेकिन ये जो हाइलो एल्केन हैं इनका जो है जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है, इसलिए ये जल में अविलेय होते हैं। और तीसरा है, ये भौतिक गुण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, और तीसरा है कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाता है इनका गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ता जाता है। तो जैसे खाली हम तुलना अगर करना चाहें कि जैसे CH3Cl है और C3H7Cl है, तो कहा जाए किसका अणुभार किसका गलनांक या क्वथनांक अधिक होगा, तो हम कहेंगे जिसका अणुभार अधिक होगा उसका गलनांक और क्वथनांक अधिक होगा। मतलब इसका गलनांक क्वथनांक अधिक होगा किससे? मेथिल क्लोराइड से इसका गलनांक और क्वथनांक अधिक होगा। क्यों? क्योंकि इसका अणुभार अधिक है, और अणुभार अधिक होने से गलनांक और क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है तो अणुओं के बीच में जो अंतर आणविक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसको कहते हैं वांडर वाल बल जो होता है, वह वांडर वाल बल जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और वांडर वाल कैसे बढ़ता है? जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है। तो जिसका अणुभार अधिक होगा उन अणुओं के बीच में वांडर वाल बल अधिक होगा, और वांडर वाल बल अधिक होगा तो वो क्या होगा? उसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होगा। ये तो कुछ भौतिक गुणों के बारे में हम लोग चर्चा किए। अब थोड़ा सा रासायनिक गुणों की अगर हम चर्चा करें तो ये जो हाइलो एल्केन है इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो हाइलो एल्केन जो है जैसे इसकी निराकरण अभिक्रिया जो है बहुत महत्वपूर्ण है। निराकरण या विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया जिसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन। तो विलोपन अभिक्रिया हम लोग इसके पहले भी 11th में पढ़ चुके हैं। जब किसी भी अणु से 2 या 2 से अधिक परमाणु अथवा समूह अणु के रूप में बाहर निकल जाएं तो उसे हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कोई भी आप देखते हैं कि कोई टीवी प्रोग्राम आता है तो कहते हैं आज एलिमिनेशन डे है। एलिमिनेशन डे का मतलब जितने भी प्रतिभागी हैं उसमें से 1-2 लोग जो है निकलने वाले हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होता है, कोई भी जो अभिकारक अणु होता है उसमें से 2 या 2 से अधिक परमाणु अथवा समूह जो है अणु के रूप में निकल जाते हैं और हमें असंतृप्त यौगिक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर निराकरण अभिक्रिया किसका हम लोग पढ़ रहे हैं? हाइलो एल्केन का। तो हाइलो एल्केन का एक उदाहरण देखिएगा। जैसे उदाहरण है जैसे CH3CH2Br, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ब्रोमो एथेन। ये आपका ब्रोमो एथेन है। अब ब्रोमो एथेन की अभिक्रिया अगर हम एल्कोहलिक कास्टिक पोटास से कराते हैं, एल्कोहलिक कास्टिक पोटास का मतलब कि कास्टिक पोटास को एथिल एल्कोहल में घोल करके जो विलयन बनाया जाता है उसको एल्कोहलिक कास्टिक पोटास कहते हैं। अब एल्कोहलिक कास्टिक पोटास से जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं हाइलो एल्केन का, तो उसमें से किसी भी हाइलो एल्केन से जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो वहाँ पर क्या होता है? AHX का निराकरण हो जाता है। मतलब
इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलता है और एक हैलोजन परमाणु निकलता है। और कैसे निकलता है देखिएगा, अगर ब्रोमीन इस कार्बन से निकल रहा है, इस कार्बन से देखिए ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन इस कार्बन से निकलेगा तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक ब्रोमीन यहाँ से निकल गया तो CH2 बचा कि नहीं, और एक ब्रोमीन यहाँ से निकल गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से अगर निकल गया तो यहाँ पर एक बॉन्ड आपका बढ़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए असंतृप्त यौगिक प्राप्त हुआ। असंतृप्त यौगिक का मतलब होता है ऐसा यौगिक जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उसे असंतृप्त यौगिक कहेंगे। और जो HBr निकला तो जो Br निकलेगा K से अभिक्रिया करेगा KBr बनेगा, और जो H निकलेगा यहाँ से OH से अभिक्रिया करके जल बनाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा KBr प्लस H2O। ठीक है, तो ये इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, देखिए निराकरण अभिक्रिया। अब यहाँ पर निराकरण अभिक्रिया में क्या होता है, हैलो एल्केन से HX का निराकरण होता है। HX का मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन का निराकरण होता है, इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं विहाइड्रोहैलोजनीकरण। विहाइड्रोहैलोजनीकरण मतलब किसी भी अणु से जब हाइड्रोजन और हैलोजन एक साथ निकल जाता है, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड जब निकल जाता है तो उस क्रिया को कहते हैं विहाइड्रोहैलोजनीकरण। ठीक है, तो ये आपका जो है एक निराकरण अभिक्रिया का उदाहरण था। और दूसरा रिएक्शन देखेंगे, जब हाइलो एल्केन का अपचयन करा जाता है, इसका अपचयन देखेंगे, अपचयन को अंग्रेजी में हम जानते हैं रिडक्शन बोलते हैं। अब किसी भी हाइलो एल्केन का अपचयन कराया जाता है, जैसे देखिएगा अपचयन जैसे मान लीजिए CH3Cl है, अब इसका अपचयन करा दिया जाए। अपचयन किसी के द्वारा हो सकता है, देखिए हाइड्रोजन के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। पैलेडियम यहाँ बहुत प्रेरक का कार्य करता है, तो इसकी उपस्थिति में क्या होता है कि एक Cl यहाँ से निकल जाता है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाता है। तो किसी भी हाइलो एल्केन का जब हम अपचयन कराएंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, तो बन जाएगा क्या CH4, और जो Cl यहाँ से निकलेगा वो एक हाइड्रोजन जो बचा हुआ है उसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो ये बन जाएगा आपका HCl। तो जब हाइलो एल्केन का अपचयन कराया गया तो क्या बना, एल्केन बना। यहाँ पर जो है क्लोरोमेथेन लिए थे तो क्या बन गया, मेथेन। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी हाइलो एल्केन का अपचयन कराने पर एल्केन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तीसरा देखेंगे गुण, तीसरा देखेंगे ये धातुओं से भी अभिक्रिया करता है। धातुओं से अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल या धातुओं से अभिक्रिया। अब धातुओं से अभिक्रिया कराने पर अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग यौगिक हमें प्राप्त होता है। जैसे किसी भी हाइलो एल्केन, जैसे मान लिया जाए C2H5Br, इसकी अभिक्रिया अगर हम मैग्नीशियम से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ईथर की उपस्थिति में किसी भी हाइलो एल्केन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से कराने पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक प्राप्त होता है जिसे हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। और उस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का उपयोग विभिन्न प्रकार के यौगिकों के निर्माण के लिए किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर यौगिक प्राप्त होगा जिसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो यहाँ पर जब क्रिया हुई तो क्या बना, ये क्या है, ब्रोमो एथेन या एथिल ब्रोमाइड कह सकते हैं। इसको मैग्नीशियम से अभिक्रिया कराते हैं कि मैग्नीशियम उसके साथ जुड़ करके बनाता है C2H5MgBr। इसको क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जिसका नाम है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या समान रूप से इसको हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। अब देखिए मैग्नीशियम से अभिक्रिया किया तो ये बन गया। अगर हम इसी एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, देखिए धातुओं के साथ अभिक्रिया हम लोग देख रहे हैं, तो अगर इसी एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया इसी एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया यदि हम सोडियम लेड मिश्र धातु से कराते हैं, सोडियम लेड मिश्र धातु से कराते हैं, तो सोडियम लेड मिश्र धातु में 4 सोडियम के परमाणु और 1 लेड का जो है परमाणु भाग लेता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक यौगिक प्राप्त होता है। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर इसके 4 अणु भाग लेते हैं और लेड इसके साथ जुड़ जाता है और Br जो है इसके साथ सोडियम के साथ जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है आपका C2H5
C2H5 टाइम्स 4 और Pb, देखिए 4 C2H5 टाइम्स 4 लिख दिया गया और ये लेड लिख दिया गया, 4 Na और 4 Br मिलकर के यहाँ पर 4 सोडियम ब्रोमाइड के अणु यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो ये जो यौगिक बना है इसको हम बोलते हैं TEL। तेल मत पढ़िएगा, TEL मतलब टेट्रा, देखिए टेट्रा माने 4, एथिल का मतलब एथिल समूह है, ये टेट्रा एथिल लेड। ठीक है, तो ये TEL जो होता है यह जो है एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में काम करता है, मतलब अपस्फोटन रोधी पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब गाड़ियों में जो इंजन होता है उसमें जब विशेष प्रकार की आवाज़ जब उत्पन्न होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपस्फोटन। उस अपस्फोटन को कम करने के लिए जब हम डीजल में पेट्रोल या डीजल में जब हम टेट्रा एथिल लेड मिला देते हैं तो जो है उसका जो अपस्फोटन का गुण है, जो माने इंजन से जो विशेष प्रकार की आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ जो है वो कम हो जाती है और कह सकते हैं कि ये अपस्फोटन को रोकने का काम करता है। इसलिए ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं अपस्फोटन रोधी पदार्थ, जो कि पेट्रोल में मिलाया जाता है। ठीक है, लेकिन मिलाना जो है ये जो है हानिकारक है। क्यों? क्योंकि अगर हम पेट्रोल में मिलाएंगे इसको तो पेट्रोल के साथ जब जलेगा तो लेड जो है बाहर आएगा वायुमंडल में, और वायुमंडल में लेड जो अगर बाहर आएगा तो ये जो है ये कह सकते हैं कि पॉइजनस होता है। ये जो है विभिन्न प्रकार के जो है बीमारियां जो है फैला सकता है। इसलिए हम लोग जाते हैं, देखिए पेट्रोल पंप पर, तो उस पर लिखा रहता है लेड रहित पेट्रोल, मतलब उसमें लेड जो है नहीं मिलाया गया है। तो ये कुछ धातु फिर और देखेंगे। अब जैसे मान लिया जाए कि किसी भी हाइलो एल्केन की अभिक्रिया CH3Cl मान लीजिए हाइलो एल्केन की अभिक्रिया अगर हम सोडियम धातु से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। और इसमें क्या होता है, इसके 2 अणु भाग लेते हैं तो 2 CH3 अगर हम जोड़ देंगे तो C2H6 बनेगा और 2 Cl जो है 2 सोडियम से क्रिया करके 2 NaCl बनाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी हाइलो एल्केन की अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। इसे हम कहते हैं वुर्ज अभिक्रिया, वुर्ज रिएक्शन इसको बोलते हैं। इसको कहते हैं वुर्ज रिएक्शन। ठीक है, इसी प्रकार से एक लास्ट गुण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो हाइलो एल्केन होते हैं वे बेंजीन से अभिक्रिया करके एल्किल बेंजीन देते हैं। जैसे बेंजीन की अभिक्रिया, अगला होगा बेंजीन के साथ अभिक्रिया। तो बेंजीन की अभिक्रिया किसी भी हाइलो एल्केन जैसे आपका क्लोरोमेथेन से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ से एक H, यहाँ पर देखिए H है, एक H यहाँ से हट जाता है और CH3 यहाँ पर आ जाता है। जो H यहाँ से निकलता है Cl से अभिक्रिया करके HCl बनाता है और मेथिल समूह जो है CH3 जो है वह बेंजीन रिंग पर आकर के जुड़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी भी हाइलो एल्केन की अभिक्रिया बेंजीन से कराया जाता है तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। अब यहाँ पर एल्किल समूह अलग अलग हो सकता है, CH3 की जगह C2H5 भी हो सकता है। अगर यहाँ पर CH3 जुड़ा है तो इसको हम टाल्विन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस जो है कुछ हाइलो एल्केन में CX आबंध की प्रकृति, हाइलो एल्केन के भौतिक तथा रासायनिक गुणों के बारे में पढ़े हैं। इसको ध्यानपूर्वक देख करके हम लोग नोट्स बनाएंगे। धन्यवाद।